जेई विवाद बनाम कोरोना के दिए न्यू नॉर्मल। अगर ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए होते पर्याप्त साधन और इंतजाम, क्यों मचता परीक्षा को लेकर इतना हो हल्ला? केवल परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा न्यू नॉर्मल का दायरा। नेचुरल डिजास्टर्स के बीच जिंदगी को खोजना होगा खुद का रास्ता। शिक्षा, नौकरी, चिकित्सा, व्यवसाय, सोशल सेक्टर, कोई सा भी क्षेत्र हो, जितना हो सके उतना कॉन्टैक्टलेस तरीकों पर करना होगा काम। इस न्यू नॉर्मल के हिसाब से ही ढालनी होगी रोजमर्रा की जिंदगी। न्यू नॉर्मल का 2020। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। पिछले कई दिनों से नीट जेईई को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद कोर्ट के गलियारों तक भी पहुंचा और 2 दिन से चौक चौराहों तक भी पसरा हुआ है। राजनीतिक वार पलटवार तेज हैं। इस तरह के मामलों को लेकर एक नज़रिया ये भी है कि इस विवाद का, ऐसे दूसरे विवादों का और इस तरह के संभावित विवादों का जो कि आने वाले वक्त में हमारे सामने आ सकते हैं, उनका हल ना अदालतों से निकलेगा ना राजनीतिक दलों के एजेंडे से। ये कोरोना के बाद के न्यू नॉर्मल को समझने, उसको अपनाने और उसके हिसाब से ज़िंदगी को ढालने से संभव होगा। इस न्यू नॉर्मल में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरी बदलाव शामिल हैं। इस न्यू नॉर्मल में तकनीक का जीवन में और अधिक स्थान पा लेना शामिल है। इस न्यू नॉर्मल में सरकारों का नया विज़न शामिल है जो ये अनुभव कर सकता हो कि कोरोना जैसी चुनौतियों को जीवन का स्थायी अंग मानकर हमें अपने नागरिकों की नॉर्मल लाइफ कैसे सुनिश्चित करनी होगी। जीवन के और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में हम अनायासी कैसे इस न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ चुके हैं, बढ़ रहे हैं और हमें किन सावधानियों के साथ आगे बढ़ना है, आज इस पर चर्चा होगी प्राइम डिबेट में। इन सवालों के जरिए कि कोरोना काल के न्यू नॉर्मल की चुनौतियों से कितना कदम से कदम मिला पाए हैं हम। कोरोना के दिए सबक कैसे बदल रहे हैं, कैसे बदलेंगे इंसानी जिंदगी को। और संकट से जूझने और जीतना सीखने का कितना बड़ा अवसर है ये लड़ाई। हमारे साथ आज डॉक्टर भरत सारण साहब जुड़े हुए हैं बाड़मेर से। आप शिक्षाविद हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। जिन बच्चों के पास खुद के परिवार सामर्थ्यवान नहीं हैं, उन परिवारों के जो बच्चे हैं उनको आप चुनते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करते हैं। किशोर टाग साहब को देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे के बाईं तरफ। आप राजस्थान दुकानदार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, व्यवसायी हैं और बेबाक बयानी के लिए जाने जाते हैं। रतन बिश्नोई जी हैं, समाजशास्त्री हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और आप भी बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। डॉक्टर M.K. गुप्ता एलर्जी और अस्थमा रोग विशेषज्ञ हैं, जाने माने, और इन दिनों में आपके विभाग की प्रासंगिकता ज़्यादा हो गई है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। सारण साहब, पहले आपके पास आता हूं, बात वहां से शुरू करते हैं जहां से कई दिनों से चल रही है। नीट और जेईई को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अगर हम इसको मोटे तौर पर देखें तो ये मामला सिर्फ नीट और जेईई का है, लेकिन इसको थोड़ा सा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, पिछले 6 महीने की घटनाओं से जोड़कर देखें और आने वाले वक्त में क्या क्या हो सकता है उस सब के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो समझ में आता है कि ये केवल नीट जेईई का मामला नहीं है, केवल एक परीक्षाओं के आयोजन का मामला नहीं है। ऐसी तमाम परीक्षाएं होंगी जो बच्चों को परीक्षा हॉल में बैठकर देनी है, लेकिन ऐसी तमाम परीक्षाएं होंगी जो समाज को देनी है, जो सरकारों को देनी है। उस लिहाज से
इस न्यू नॉर्मल की चुनौतियों को कैसे देखा जाए? डॉक्टर भरत सारण। सभी को नमस्कार। और विशेष रूप से सर, हम जो डिबेट कर रहे हैं कोरोना के दौर में, बहुत सारी बातें वक्त के साथ तेज़ी से बदल रही है और हमको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं सबसे पहले एजुकेशन पे आऊँगा। सबसे ज़्यादा प्रभावित कोरोना में अब तक हुआ है तो वो सेक्टर है एजुकेशन। स्कूलें बंद हैं, कॉलेज की एजुकेशन बंद है, परीक्षाएं डिले हुई है, उनकी डेटें चेंज हो रही है। और जेई और मेंस के एग्ज़ाम तो सरकार ने जैसी तैयारी की है उसके अकॉर्डिंग कराए जा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सेंटरों में अलग अलग जगह पर एग्ज़ाम हो रहे हैं और उन्होंने तमाम तैयारियां की हैं। जैसे हम लोग कोरोना के संकट काल में उनकी तैयारियों से सेटिस्फाई हैं, बाकी अपने अपना व्यू है। लेकिन जो स्कूलों की एजुकेशन रुक गई है, पिछले 6 महीने से क्लासें नहीं लगी है, तो हम एक विचार करें कि जो बच्चे घर रह रहे हैं, एटलीस्ट इस समय हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो रिक्वेस्ट ये रहेगी सभी पब्लिक फिगर्स में कि वो लोग उन बच्चों को अपने घर पे, जैसे प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, उनको पढ़ाना स्टार्ट करें। और ऐसे एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ बाड़मेर में स्टार्ट की है। काफ़ी फोटोग्राफ्स हमेशा डेली आते हैं कि सर हम 5वीं तक के बच्चों को घर पे पढ़ा रहे हैं, रूरल इलाके में जहाँ कोरोना अभी तक नहीं फैला है। और 6 to 8 बच्चों को बड़ी क्लास के बच्चे पढ़ा रहे हैं। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो एक ग्रुप में रह करके अपनी पढ़ाई शुरू कर ली है। लेकिन गवर्नमेंट को तैयार होना पड़ेगा, विशेष रूप से बड़ी क्लासों को नए सिस्टम से, ईड एंड ऑड एंड इवन मेथड से, या फिर इस तरीके से कि भाई 3 घंटे की क्लास हो जाए और एक दिन छोड़ के एक दिन क्लासें लगे, क्योंकि कब तक हम इस कोरोना के कारण एजुकेशन सिस्टम को रोक पाएंगे। तो चुनौती हमारे सामने है। और एग्ज़ाम केवल ये नहीं है सर, BSTC के राजस्थान में एग्ज़ाम हो रहे हैं, ICR के एग्ज़ाम 7 तारीख को हो रहे हैं। सभी एग्ज़ाम तय डेट पे होने भी चाहिए और उसका एक विकल्प है कि हम ऑनलाइन कराएं। उस एग्ज़ाम को हम कई स्टेप में करवा लें और फिर उसका कॉमन एक रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। ऐसी हमें गवर्नमेंट स्तर पे कंप्यूटराइज ऑनलाइन लैब बनानी होगी जहाँ से बच्चे दे पाएंगे। अभी एक CU सेट के सर एग्ज़ाम हुए थे और टाटा टिस के एग्ज़ाम हुए। उन्होंने क्या किया था कि कोई भी बच्चा अपने पर्सनल सेटअप पे बैठेगा और उसका पूरा रिकॉर्डिंग होगा प्रोग्राम, और वहाँ से वो मॉनिटरिंग हो रही है। कोई भी स्टूडेंट अपने मोबाइल से एग्ज़ाम दे सकता है, अपने पर्सनल सेट से दे सकता है, और वो एग्ज़ाम बहुत सक्सेसफुल तरीके से हुआ, जिसमें लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट ने उस एग्ज़ाम को दिया है। टिस का एग्ज़ाम जो ऑनलाइन हुआ था, उसके रिजल्ट भी आ गए हैं, वो चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को इसकी मिल करके एक या 2 महीने में इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा कि एजुकेशन जो प्रभावित हो रही है, क्योंकि मैं केवल एजुकेशन। और वो इलाज क्या हो सकता है, यही तो बात है डॉक्टर साहब। वो इलाज क्या हो सकता है? जैसे आपने एक बात कही लीक से हटकर जो अभी तक चल रही थी कि ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसको लेकर भी विवाद है, उसको लेकर भी 2 मत हैं और बहुत गहरे मतभेद हैं उन दोनों मतों में। ऑनलाइन पर जो पढ़ाई हो रही है उससे बच्चों में अवसाद आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, ये सब कहा जा रहा है। आपने जो कहा शिफ्ट सिस्टम वापस डेवलप किया जाए, और वो शिफ्टें छोटी हो सकती हैं, वो एक दिन में 2 की बजाय 3 हो सकती हैं, तो शायद ये एक रास्ता निकल सकता है। इस तरह के बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं। रतन जी के अनुभव का फ़ायदा लेते हैं। रतन जी, कोई काम हम जब कर रहे होते हैं, उस काम के बीच में लगातार करते 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 हमको ज़रा सा ठहर कर सोचने का अगर वक्त मिल जाता है तो हम उसको बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ऐसा नहीं लगता आपको कि कोरोना ने दुनिया को ठहर कर सोचने का वक्त दिया है? ख़ास तौर पे एजुकेशन सिस्टम, जिसको लेकर हमेशा हम मैकाले से बात शुरू करते हैं और तमाम क्रिटिसिज्म, तमाम आलोचना होती है कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये सिर्फ मार्क्स की तरफ लेकर जाती है, ये सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचने की हमसे चिंता करवाती है, आदमी तैयार नहीं करती, केवल पढ़ाकू तैयार करती है। ये सब जो चीज़ें हैं, इस सब से कैसे पार पाया जा सकता है, कैसे उपयोग किया जा सकता है इस अवसर का, ये भी तो सोचने का वक्त दिया है। JP शर्मा जी नमस्कार, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया और मेरा निवेदन ये है कि कोविड-19 ने अपन को बहुत बड़े अवसर दिया है। और एजुकेशन कोई नहीं सर, मैं तो ये कहता हूँ आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे, आपको JDA में काम कराना पड़ेगा, पंचायत समिति में कराना पड़ेगा, ग्राम पंचायत की बैठकें करानी पड़ेगी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट को कितने एक लंबे समय आप पोस्टपोन करोगे। आपको शादी विवाह करानी पड़ेगी, सुख दुख में जाना पड़ेगा, आपको खेतों में काम करना पड़ेगा, आपको मंडी मार्केटिंग में जाना पड़ेगा, आपको लाइफ के हर फील्ड में इस कंसेप्ट को अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल। रही जहाँ तक पर्टिकुलर एजुकेशन की बात है तो सर इसके अंदर बहुत सारे इनोवेशन हो सकते हैं। ऑनलाइन अपन कर सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन कर सकते हैं, टुकड़ों में कर सकते हैं, बेचेज में कर सकते हैं, कम जगह है और उसको डिस्टेंसिंग के हिसाब से अपन ज़्यादा पारी उसमें कर सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार को, समाज को, सभी को मिल करके इसका अपन को है एक कॉमन सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हल्ला गुल्ला करने से, हड़ताल करने से, धरने करने से वो एक इश्यू ठीक है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उनका अपना है, वो अपनी समस्या उठा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अपने पास में समाधान क्या है? समाधान सर ये करना पड़ेगा, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो अपन को कुछ रोजगार की बात करनी पड़ेगी, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी को साथ में लेना पड़ेगा, अपन को डेली जो जीवन पद्धति है उसको नए चुनौतियों के साथ में अपन को लेके चलना पड़ेगा। बहुत सारे सामाजिक तौर तरीके अपन को बदलने पड़ेंगे, सैनिटेशन की तरफ अपनी बात करनी पड़ेगी। क्यों अपन बारात में 100 लोगों की बारात लेके जाएं? क्यों अपन में भीड़ के अंदर है 10 जने मार्केट में जावे? हमारे टाइम में जब हम गांव में पढ़ते थे और हमारे घरों से, ढाणियों से 10 किलोमीटर गांव पड़ता था, एक दुकान होती थी, एक आदमी ऊँट लेके जाता, सबका सामान लेके आता। तो सर ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, अपन को एजुकेशन से, अपन को प्रशासन से, मार्केटिंग से, अपन को हर साइड में अपन को अच्छी सी चीजें करने का अवसर और इसको और थोड़ा आप विस्तार से बोलिएगा। जो आपने उदाहरण दिया ना, ऊँट से एक आदमी जाता था, सबका सामान लेकर आता था, इस कोरोना ने कहीं ना कहीं हमको अपनी जड़ों की तरफ लौटाया है कई मायनों में, वो आपसे और समझूंगा मैं। किशोर टाक साहब है हमारे साथ। टाक साहब, सबसे ज़्यादा प्रभावित व्यापारी वर्ग हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, ये समाज भी मानता है और सरकारें भी मानती हैं। व्यापारी के सामने सबसे ज़्यादा चुनौतियां हैं। कहा यह जा रहा है कि व्यापारी में वो सामर्थ्य भी है कि वो इन चुनौतियों को अवसर में बदल सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है इस न्यू नॉर्मल में, और किस तरह की अपेक्षाएं व्यापारी वर्ग की हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिनके चलते आपको इन चुनौतियों से लड़ना मुश्किल लग रहा है? ये न्यू नॉर्मल आप लोगों को नॉर्मल नहीं लग रहा है? या मैं जेवी साहब नमस्कार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनौतियों से हम जब लड़ सकते हैं जब सरकार हमारे साथ में हो। व्यापारियों के साथ में सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि सरकार ही हमारे साथ नहीं है। कोई एक सबूत सरकार नहीं दे सकी है, ना दे सकती है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, कि हम व्यापारियों के साथ हैं। आपको उदाहरण देके मैं बताऊं, इस कोरोना संकट के अंदर सारे व्यापारी परेशान, आगे मद्दी आ गई उसमें हम परेशान, इसके बाद में बरसात आ गई, दुकानों में पानी भर गया, एक भी विधायक, एक भी सांसद ने आके कभी ये नहीं कहा कि व्यापारी तू कैसा है, तू डूब रहा है, मैं तुझे बचा दूं। आज की तारीख में अगर टिड्डी आ जाती है तो सारे विधायक शोर मचाते हैं, टिड्डी आ गई, टिड्डी आ गई, साहब इनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। अगर ओलावृष्टि होती है तो सारे जने शोर मचाते हैं। राज्य सरकार भी कहती है केंद्र सरकार से कि साहब ओलावृष्टि होगी, हमको जो है इनको मुआवजा देना है। लेकिन आज की तारीख के अंदर किसी ने भी हमारे साथ खड़े होकर ये नहीं कहा कि साहब आपके दुकानों में माल भर गया, लाखों करोड़ों रुपए का आपका नुकसान हो गया, अंडरग्राउंड में पानी भर गया, आधी दुकानें हमारी गीली हो गई, सारी किताबें गीली हो गई, रजाइयाँ गीली हो गई, चादरें गीली हो गई। ये भी नहीं है किसी विधायक ने आके कि चद्दर झटक के हमारे साथ में खड़ा हो जाता सुखाने के लिए कि साहब मैं आपके साथ में हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो है इसका मुआवजा दिलवाऊँ। आज तक तो 5 रुपये इन्होंने हमें दिए नहीं है, हमें उम्मीद भी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, ये जब हमारे पास वोट मांगने आते हैं, हम इनको माला पहनाते हैं, तो इनको कम से कम हमारे साथ खड़े रह के अगर ये चद्दर एक झटकवा देते हैं कि साहब नहीं कुछ नहीं है, मैं आपका करवा दूंगा। हमारे जो अंडरग्राउंड में पानी घुस गया, एक बेचारे व्यापारी के 40 लाख रुपए का माल जमीन पे पड़ा था, शटिंग शूटिंग थी, सारा का सारा डूब गया, लेकिन उसको किसी ने नहीं कहा। ऊपर से कहते क्या ये कोई जगह थी, आपको दिखता नहीं, बरसात का टाइम है, आपने क्यों अंडरग्राउंड में भी माल रखा? उसके अलावा इनके पास में बिजली के झटके में झटके दिए जा रहे हैं हमारे को ये। अच्छा किशोर जी, वैसे ये तो आपकी हमेशा की समस्याएं हैं, इसमें ये कोरोना के दौरान नए सिरे से कोई डेवलप हुई चीज़ नहीं है। व्यापारी वर्ग हमेशा से उपेक्षा का शिकार रहा है, इस तरह के आरोप लगते रहे सरकारों के ऊपर। अब ये जो समय है, ये कुछ और मुश्किलें आपके लिए लेकर आए हैं। वो मुश्किलें ये है कि आदमी दुकान तक जाने में जोखिम महसूस कर रहा है। जो आप लाखों रुपए खर्चा करके रोज़मर्रा का जो आज का आपका जो खर्चा होता था वो आपका ग्राहकी से निकलता था, वो ग्राहकी बहुत कम रह गई है जितना मैं समझता हूँ। उस स्थिति में क्या संभावनाएं, क्या ये न्यू नॉर्मल ये कहता है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग अब बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी तो किसको फ़ायदा होगा, कौन से व्यापारियों को फ़ायदा होगा? क्या ये जो न्यू नॉर्मल है वो आप लोगों को ये कहता है कि आप अपने सामान की ब्रांडिंग पहले अलग तरीके से किया करते थे, अपने व्यापार की ब्रांडिंग, अब आप उसको एक नए तरीके से करेंगे, सोशल मीडिया ये वो तमाम चीज़ें हैं, उनकी भूमिका बढ़ जाएगी? सरकार के जो ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, एडवाइजर्स बैठे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं जिससे सरकार की आय घटे, अच्छा, देश में बेरोजगारी बढ़े। इन्होंने क्या किया है, सिर्फ 5 व्यापारियों को लाभ देने के लिए
जो एक अमेरिका में बैठा होगा, एक लंदन में बैठा होगा, एक कहीं चाइना में बैठा होगा, उन व्यापारियों को ऑनलाइन फायदा देने के लिए ये सारा का सारा माल ऑनलाइन बिकवा रहे हैं। बाजार के अंदर 100 रुपए का है तो वहां ये 90 रुपए में बेच देंगे। उससे क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, दुकानों पे सेल घट रही है और इनका राजस्व कम हो रहा है। और आज की तारीख में करोड़ों लोग जब बेरोजगार हो जाएंगे, सरकार को पूछो आपने कभी किसी अनपढ़ आदमी को नौकरी दी क्या? एक अनपढ़ आदमी को इन्होंने नौकरी नहीं दी होगी और ना आगे दे सकते हैं। हमसे पूछो, हमने लाखों बेरोजगार ऐसे जो अनपढ़ है, अंगूठा छाप लोग हैं, उनको हम नौकरी देते हैं, उनके परिवार को हम पालते हैं। सरकार को चाहिए कि हम जैसे लोगों को, दुकानदारों को बचाए। इस समय आके 20 लाख करोड़ के पैकेज में 20 रुपए इन्होंने दुकानदारों को दिए नहीं। आप मुझे बताइए कि दुकानदारों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है। इनकी जो रेवेन्यू घट रही है उसका मुख्य कारण भी यही है कि बाजारों के अंदर ग्राहक आ नहीं रहा। इधर इन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। अब स्कूल के जो है, इनके बच्चे पढ़ने नहीं गए, बोले साहब फीस दे दो। ये सारे वो काम कर रहे हैं जिससे कि बेरोजगारी बढ़े देश के अंदर और लोगों की परचेजिंग पावर डे बाय डे कम होती जा रही है। ठीक है, मतलब व्यापारी के लिए ये न्यू नॉर्मल जिसको कहा जा रहा है वो अब नाई है। आपने देखिए इसमें ऑनलाइन में क्या कर लेंगे, आपको बाल कटवाने के लिए नाई के पास तो आना ही पड़ेगा। अभी ऑनलाइन के कटवा ले बाल नाई से। तो ये इनको जो परंपरागत पुरानी चीजें हैं उनके साथ इनको रहना ही पड़ेगा। आप इतना मॉडर्न नहीं हो सकते। देश में साक्षरता इतनी नहीं है, लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं है। आपको चाहिए कि आप 25% कम से कम जीएसटी ऑनलाइन बिलों पे ज्यादा लगाए। बिल्कुल सही है। वहां पर 10,000 की चीज मिलनी चाहिए ताकि छोटा व्यापारी है उसके व्यापार को मिलनी प्रोत्साहित किया जा सके। सही कर रहे हैं आप डॉक्टर M.K. गुप्ता। इसके अलावा एक पहलू जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो स्वास्थ्य का है। आदमी अपनी सेहत का रास्ता जो है वो जो जिम में पसीना बहाकर ढूंढता था, वो आदमी अब गिलोय के काढ़े में और हल्दी के दूध में ढूंढ रहा है। कैसे बदल रहा है ये न्यू नॉर्मल जो है आदमी को सेहत के मोर्चे पर? नमस्कार जेपी। मैं बताना चाहूँगा कि न्यू नॉर्मल जो है अभी कोविड टाइम में, जो आपने ना कहा कि पहले जिम में या आदमी को जो मॉर्निंग वॉक में जाता था उस समय जो करता था, अब वो हल्दी और गिलोय में कर रहा है। तो अभी जो न्यू नॉर्मल है उसका बिल्कुल तरीका ही बदल गया है। आपको अभी जो मेन चीज है वो है अपने आप को बचाना रह गया है। पहले था अपने आप को, बॉडी को बनाना या अपनी सेहत को करना। अब है मेन उद्देश्य कि अपने आप को कैसे बचाया जाए। तो उसमें जैसे अपना मास्क का यूज कर रहे हैं। पहले हम इसको कभी नहीं यूज करते थे, मरीज यूज करता था, लेकिन एक आम आदमी इसको यूज कर रहा है। तो ये एक न्यू मतलब बिना मास्क के नहीं जा सकता है। उसी तरह से हाइजीन है। अपन को बार बार, जो पहले हम कितनी बार कहते थे तब भी लोग यूज नहीं करते थे, बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है, अपन किसी से मिलते हैं तो हाथ को धो के रखना चाहिए। ये सब चीजें आप नॉर्मल लाइफ में हमारी में आ गई है और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है इस कोरोना टाइम में अपने आप को बचाने के लिए। इसके साथ साथ हमें सबसे जो अभी दिक्कत, अभी रतन जी कह रहे थे कि हमको वहां भी जाना पड़ेगा, मार्केट में भी जाना पड़ेगा, प्रोग्राम में भी जाना पड़ेगा। अरे सच्चाई हम कब तक दूर रहेंगे? तो इस समय हमें आपको किस तरह बचा के रखना है ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रह सके, अपने आप को कोरोना से बचा सके। तो ये जो समय है बड़ा खराब है, क्योंकि इस समय सब लोग मार्केट में हैं, सब लोग आपस में मिल रहे हैं, लेकिन अगर वो अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो कोरोना का जो अपने मार्च अप्रैल में कुछ नहीं देखा, अभी जो चल रहा है वो बहुत पीक चल रहा है। मतलब सबसे ज्यादा खतरा इसी समय है, क्योंकि लोगों ने इसको नॉर्मल ले लिया है कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन देखा ही जा रहा है कि आज ओपीडी में या पेशेंट आ रहे हैं, सीधा उनके लंग में इन्फेक्शन आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा, अचानक से रात को सोए हैं, सुबह एकदम सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी नहीं रुक रही है उनकी। तो जब हम सीटी स्कैन कराते हैं या आगे टेस्ट कराते हैं तो दोनों लंग्स में उनके इन्फेक्शन आ रहा है या उनके लीजन्स आ रहे हैं। तो ये टाइम बड़ा ही खतरनाक टाइम है। मैं इस आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस समय सबको अपने आप को बचा के रखना है। ये समय अगर आपने बचा लिया, थोड़ा सा समय आपने बचा लिया, तो अपना आप सुरक्षित है। अदरवाइज ये टाइम में जो इन्फेक्शन है, जो बिना आपको पता ही नहीं चल रहा कहाँ से हो रहा है, न आपको सोर्स, आप ऑफिस भी जाते हैं, पता चला ऑफिस में आपके कलीग को हो रहा है और आपको आके हो गया, आपके रिश्तेदारी में जा रहे हो वहां किसी को हो रखा है तो आपको हो गया है। तो जाना सब जगह शुरू हो गया है लोगों का, लोगों ने नॉर्मल ले लिया इसको, तो वो आपका जो एक दूसरे का कॉन्टेक्ट है वो बढ़ गया है। तो अगर आप जाते भी हैं तो विशेष रूप से अपना ये जो हाइजीन वाला है और मास्क पहन के जाएं। किसी भी आदमी से 15 से 20 मिनट से ज्यादा बात ना करें, लगातार बात किसी से भी ना करें, चाहे वो आपको एसिम्प्टोमेटिक लगे, आपको लगता है बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी आपको 15 से 20 मिनट से ज्यादा उससे बात नहीं करनी है। क्योंकि ये देखा गया कि कोरोना का जितना कॉन्टैक्ट होता है तभी ये इन्फेक्टेड होता है। अगर थोड़े समय के लिए मिलते हैं तो ये इतना इन्फेक्शियस नहीं होता या हमको कर नहीं पाता इन्फेक्टेड है। हमें हमारी हाइजीन को ध्यान रखना है, गरारे करते हैं, गर्म पानी का यूज करना है, जो आपने बताया खाने पीने की चीजों पर विशेष ध्यान रखना है।
और अभी भी अपन को उसी तरह से जीना है जैसे हम अप्रैल मई में अपने आप को जीते हैं, लेकिन अपने काम भी करने हैं साथ में, मतलब काम करते हुए अपन को उन चीजों को भी ध्यान में रखना है। हाँ। तो मैं आपको इस माध्यम से आज के ईटीवी न्यूज 18 के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपको इस समय जो ये चल रहा है सबसे पीक टाइम चल रहा है, जो हम ओपीडी में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डेली हमारे इतने मरीज आ रहे हैं जो बिल्कुल खांसी के मेरे नॉर्मल खांसी है और सीटी कराते हैं तो दोनों फेफड़ों में कोरोना के लीजन्स आते हैं। तो ये सबसे खतरनाक पीरियड है, इस समय थोड़ा बच के और अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। ये न्यू नॉर्मल ये कह रहा है कि या तो हम डर गए थे जब लॉकडाउन लगा था तब, या जब लॉकडाउन हटा तो हम बेपरवाह हो गए जैसे कोरोना चला गया हो। तो ये इसका संकेत ये नहीं है। रतन जी, मैंने आपको कहा था जी कि आदमी अपनी जड़ों की तरफ वापस लौट रहा है। जैसे अभी हल्दी की गिलोय की बात हुई, नई पीढ़ी कहाँ हल्दी और कहाँ गिलोय की बात सुनने को तैयार थी। जो आज पी रही है गिलोय के काढ़े पी रही है, सुबह उठकर शाम को फिर गिलोय पी रही है और दूध में हल्दी डाल रहे हैं और दुनिया भर के तमाम दूसरे काढ़े और उपाय हैं वो सब किए जा रहे हैं। और आपने शादी ब्याह की एक बात कही थी, ये जो परिवर्तन आया है जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा परिवर्तन है। आदमी ज़िंदगी भर की पूंजी बेटी की शादी में लगाता था, ज़िंदगी भर पैसे जोड़ता था, बेटी की शादी करनी है और बेटी की शादी के दिन बारिश हो गई तो 50 लाख का खर्चा आपका बेकार हो गया, बदनामी हो गई, थू हो गई। वो अब स्थितियां बदली हैं। व्यापार के लिहाज से किशोर जी को हो सकता है बात बुरी लगे, लेकिन आदमी मितव्ययी होना सीखा है, मजबूरी में ही सीखा हो। समाज की याददाश्त कमज़ोर होती है। आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं ये बरकरार रह पाएंगी? जेपी शर्मा जी, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारी एजुकेशन, हमारे संस्कार, हमारी पीढ़ी, शिक्षा का माध्यम इस तरह का हो गया कि बच्चों को उनको पुरानी बातों को सिखाने के लिए हमें पसीने आ रहे हैं। मैं खुद गांव से हूँ, गरीब किसान का बेटा रहा हूँ, बाड़मेर जैसे जिले से आता हूँ। मेरे बेटों को मैं समझा रहा हूँ तो पड़ोसी के बेटे, अधिकारी के बेटे वो चौमीन खा रहे हैं और चीज खा रहे हैं। मैं किसी एक का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ सबसे बढ़िया है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। अपने घर के अंदर बढ़िया घी, दूध, छाछ, राबड़ी है और बढ़िया सुबह दलिया बना करके आप खाइए। इससे बढ़िया इम्यूनिटी क्या है? मैं 56 का हो गया और मैं कोई मेरा घमंड नहीं बता रहा हूँ, पल का ही पता नहीं है, कल का तो मैं कह नहीं सकता। मैं आज दिन तक डॉक्टर के पास नहीं गया, 1 रुपए की मैंने टेबलेट नहीं ली, मेरे बाप ने नहीं ली, 107 में मरे, मेरा दादा 110 में गए। तो ये चीजें क्या है कि हमारा खान पान सही नहीं है, हम ओवर थिंकिंग में लगे रहते हैं, 24 घंटों मोबाइल में लगे रहते हैं, 24 घंटे हम लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। हमारी जीवन शैली, हमारे संस्कार खराब हो गए। हमारा जीवन की इम्यूनिटी सोशल फैक्टर के साथ करते हैं, केवल मेडिकल से ही नहीं है सर। केवल ऐसा नहीं है कि हम अच्छी चीज ही खा ले, केवल दवा ले लें। हमारी सोच कैसी है, हमारा खान पान का नजरिया कैसा है, कितने हम प्रकृति के साथ रहते हैं, हम कितने प्रकृति के साथ नेचुरल तरीके से रहते, वो सीखना ही बंद कर दिया। हल्की सी चीज हुई, माँ बेटी, मेरे घर में कई बार झगड़ा हो जाता है, लोग ही कहता है आप डॉक्टर साहब को नहीं दिखाते हो। अब गुप्ता जी बुरे मानेंगे, एक साहब ये डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं कहता हूँ थोड़ा गर्म पानी करके इसको ठीक करो, बच्चे को थोड़ा धूप में खड़ा कर दो। तो ये सब नई पीढ़ी के साथ में बड़ी अपन को लंबे समय संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के ये कोरोना ने तो आंख खोली है। ठीक है, लेकिन जिसको नहीं हुआ वो मान नहीं रहा। से ठीक है, इसका मतलब इस तरीके से हम अपने, बिल्कुल सही बात है, हम अपने जड़ों की तरफ लौटेंगे। ये एक ऐसा अवसर आया है जिसने आदमी को सोचने पर मजबूर किया, लेकिन व्यापार अपनी जड़ों की तरफ लौटेगा नहीं लौटेगा ये किशोर जी की चिंता है। सरकारों को भूल जाइए किशोर जी, नए ट्रेंड के हिसाब से, नए नॉर्मल के हिसाब से आप लोगों का अपना क्या हो सकता है जो आप एक दूसरे के लिए कर सकते हैं और आप लोग अपने आप को खड़ा रख सकते हैं। नहीं, हम लोग कोशिश कोशिश कर रहे हैं साहब, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले आपने देखा होगा सब काम कैश पे ही होता था, लेकिन अब तो पेटीएम हो गया, आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गए, पेट्रोल पंप पे जाओगे तो आपको मिल जाता है सारा। तो हमने अपने आप को बदला है, ऐसी बात नहीं कि हम बदल नहीं रहे हैं, और हम किसी का कोई विरोध भी नहीं करते हैं, लेकिन हम उस चीज़ का विरोध करते हैं कि जहां आप ऐसा काम कर रही है सरकार, जहां लोग बेरोजगार हो, हम लोगों की सैलरी कम हो। आप मुझे ये बताइए, सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है तो ये प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है। अगर आज हम बेरोजगार होते हैं, 5 करोड़ लोग मान लो, तो आप ये देखिए पीछे 25 करोड़ फैक्ट्री वाले हो जाएंगे, फैक्ट्री के मालिक हो जाएंगे, मजदूर हो जाएंगे। ये सरकार के ज्ञानी लोगों को समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को किस तरह जिंदा रखें। एक गाय होती है, मैं आपको उदाहरण दूं साहब, क्योंकि भाई साहब गांव से हैं, तो हम भी गांव से हैं, ना वो नहीं है, तो हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब गाय बाकड़ी हो जाती है साहब, तो उस टाइम उसको गाय का मालिक बाहर नहीं निकाल देता या उसको खाना देना बंद नहीं कर देता, उसको हरी घास देता है, उसको बढ़िया चारा देता है। तो गाय जब ब्याती है
तो वो बछड़ा भी लेके आती है और दूध भी देना चालू करती है। तो सरकार ये नहीं समझे कि दुकानदारों ने आज जीएसटी देना बंद कर दिया तो सारे दुकानदार बाखड़े हो गए हैं। इसलिए उनको चाहिए कि वो इनको हरा घास देवे, चारा देवे, हमको वापस तंदुरुस्त करें। हम पहले 4 लीटर दूध देते थे, 5 लीटर दूध देंगे। चलिए ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों की राय और अलग अलग क्षेत्रों में जो सतर्कताएं, चुनौतियां और उन चुनौतियों में छुपे अवसर हैं उसको समझने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।